अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सेल उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, राइबोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर है, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, इनकी क्या जो है वो कंपोजिशन है। तो राइबोसोम्स के बारे में हर चीज हम अपनी आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल में किस जगह पे पाए जाते हैं। तो अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इसको 2 to 3 वर्ड्स में आपने इसको डिस्क्राइब करना है तो किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। दीज आर द टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के बहुत छोटे हैं और ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि जिनके अंदर ग्रेन्स लाइक जो है वो जिसकी अपीयरेंस होती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। अगर हम राइबोसोम की जो है वो डिस्कवरी की बात करें तो राइबोसोम को सबसे पहले पालेड ने 1955 में डिस्कवर किया था। ओके, इसके बाद हम राइबोसोम की कुछ कह लो कि प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइबोसोम्स बने किससे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब इनमें आरएनए प्रोटीन्स की क्या कंपोजिशन है, तो जो आरएनए और प्रोटीन्स हैं ये दोनों इक्वल अमाउंट में अगर हम ऐड करेंगे, आप कह सकते हो कि आरएनए प्रोटीन्स इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूट करती हैं और राइबोसोम्स बनाती हैं। तो इसी वजह से कि राइबोसोम्स के अंदर आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होती हैं, इसको हम कह देते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि आरएनए कौन सा है। जैसे कि आपको पता है कि आरएनए 3 तरह का होता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो जो राइबोसोम्स में आरएनए प्रेजेंट होता है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आरएनए राइबोसोम से प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, राइबोसोमल आरएनए। ओके, ये तो हो गया राइबोसोम्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। राइबोसोम्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स के, राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सेल के किस पार्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स एक सेल में किसी स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते, ये जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ पे होते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। उसके बाद अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टिनी ग्रैन्युल्स। आपको याद हो तो जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने इसकी 2 टाइप्स को डिस्कस किया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ये देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी रफ अपीयरेंस की वजह से। उसकी रफ अपीयरेंस क्यों होती है, राइबोसोम्स की वजह से। ओके, तो ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, मतलब इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है। तो जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज है, आपको पता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन ये जो राइबोसोम्स हैं ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। फाउंड अटैच्ड विद मैसेंजर आरएनए। अब ये वहां किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हुई होगी। ये बिल्कुल जो है आप कह लो कि एज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट, एज अ सेपरेट इंग्रेडिएंट नहीं होगी, ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें कि राइबोसोम्स की क्या डेफिनेशन बनेगी, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। छोटे छोटे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। इसके बाद हम बात करते हैं असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये असेंबलेज होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब कि ये एक सेल है, एक सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर राइबोसोम्स बनेंगे, मतलब कि वो असेंबल होंगे यहाँ पे।
किस तरह से असेंबल होंगे? राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर पोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वहां पे राइबोसोम्स बनते हैं। किस तरह से बनते हैं? राइबोसोमल आरएनए से। और राइबोसोमल सब यूनिट जब आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स इसके अंदर बन गए, न्यूक्लियस के अंदर आ गए, ठीक है। अब इन्होंने यहां से बाहर निकलना है, रप्चर होना है। किस तरह से होगा? जो सेल के न्यूक्लियस की वॉल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। अब न्यूक्लियर पोर्स की मदद से जो राइबोसोम्स है वो सेल्स के न्यूक्लियस से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ओके, आफ्टर कमिंग आउट दे आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म और मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब ये राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के से निकल के न्यूक्लियस में आए, न्यूक्लियस से निकल के न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। अब ये यहाँ पे कहाँ पे जा सकते हैं? या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर हो जाएंगे, या यहाँ पे जाके क्या करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। किस लिए अटैच होंगे? दोनों कंडीशन में इसका क्या फंक्शन होगा? इसने क्या करना है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी है, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प आउट करनी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने बात की थी राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये उसके सब यूनिट्स है, मतलब कि राइबोसोम्स के छोटे पार्ट्स कह लो, कि उनकी डिवीजन हुई है टू पार्ट्स में, तो उनको हम कहते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें राइबोसोमल सब यूनिट की। तो अगर हम राइबोसोमल सब यूनिट की बात करें तो जो राइबोसोम है वो दो तरह के सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक है उसका स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा है लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो, उसमें हम इस तरह से नहीं कह सकते कि उसका साइज छोटा होगा, हम उसकी डेंसिटी की बेस पे हम उसको कहते हैं कि वो स्मॉलर सब यूनिट है, और लार्जर सब यूनिट की भी डेंसिटी की बेस पे ही कहते हैं कि वो एक लार्जर सब यूनिट है। जैसे कि हमने देखा कि जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि दोनों के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट किस डेंसिटी में, किस अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? 70S। एस क्या है? इसका स्वेटबर्ग यूनिट है। मतलब कि जिस तरह से आपने किसी चीज को मेजर करना हो तो उसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगाते हो, वेट को मेजर करना हो केजी लगाते हो, ग्राम्स लगाते हो, सेंटीमीटर मीटर लगाते हो, डिस्टेंस को अगर हमने मेजर करना है। तो जिस तरह से डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट यूज करते हैं, इसी तरह से राइबोसोम्स को मेजर करने के लिए, जो राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा? 70S। किस तरह से? इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या होगा? 30S, और जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो क्या है? 50S। अब आप देखो कि अगर आपने देखा कि हम इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50 + 30 80 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 70 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये लार्जेस्ट सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के साथ आके अटैच होता है तो एक दूसरे के अंदर ये पार्ट्स एक दूसरे के डिवाइड कर लेते हैं, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो एज अ होल इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। 10 स्वेटबर्ग यूनिट्स कम हो जाते हैं। कितनी रह जाती है? 70S। इसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट का राइबोसोम जो है वो कितने स्वेटबर्ग यूनिट्स का है? 80S का। इसके अंदर जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S का होगा, जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 60S का होगा। लेकिन 60 + 40 होता तो 100 है, लेकिन इसके जो 20 सब यूनिट्स हैं, 20 जो यूनिट्स हैं इसके, वो एक दूसरे के साथ जब अटैच होंगे तो वे एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, तो एज अ होल इसकी डेंसिटी क्या होगी? 80S। ओके, अब एक और बात, अब मैंने आपको बार बार कहा है कि लार्जर ने स्मॉलर के साथ अटैच होना है, स्मॉलर ने लार्जर के साथ अटैच होना है। अब इनको अटैच होने के लिए कुछ चीज चाहिए, कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिए। जिस तरह से हमने दो चीजों को आपस में जोड़ना है तो हमें इसके लिए कोई ना कोई ग्लू, कोई ना कोई टेप चाहिए होती है। इसी तरह से जब लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के साथ ज्वाइन होना है तो इसने आयंस के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना है। किस तरह से? The attachment of ribosomal subunit is controlled by magnesium ions। कौन सा आयन इनके जब वो अटैचमेंट को कंट्रोल करता है? मैग्नीशियम आयन।
ठीक है। या आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है या आपको ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो किस आयन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मर्ज होते हैं, वो कौन सा आयन है, मैग्नीशियम आयन। लास्ट में हम बात करते हैं इसमें पॉलीसोम की। पॉलीसोम क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और सोमा मीन बॉडी। अब पॉलीसोम क्या होगा, जब बहुत सारे राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए की चेन पे आके अटैच हो जाते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, तो उस मैसेंजर आरएनए की चेन को हम कहते हैं पॉलीसोम। मतलब कि इसके ऊपर बहुत सारी राइबोसोमल सब यूनिट्स, बहुत सारी राइबोसोमल बॉडीज आके अटैच हो जाती है मैसेंजर आरएनए के साथ, तब हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीसोम। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, ये बेसिकली आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं। किस तरह से, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस। अगर हम बात करें कि राइबोसोम्स कहाँ पे बन रहे हैं, तो वो कहाँ पे बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। आप ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स की फैक्ट्री है, जहां पे राइबोसोम्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। जबकि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स इज राइबोसोम। अब राइबोसोम किसकी फैक्ट्री बनेगी, प्रोटीन्स की, क्योंकि राइबोसोम ने क्या करना है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी है। तो राइबोसोम्स कहां बन रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटीन्स कहां बन रही हैं, राइबोसोम्स के अंदर। ओके, तो ये आपने छोटा सा एमसीक्यू है, इसको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स की क्या कंपोजिशन है, राइबोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन है, इनका क्या स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम्स की ईच एंड एवरीथिंग हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।